लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का रेस्पॉन्स पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स कैसा होता है, और आज के लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर का टाइम रेस्पॉन्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकंड ऑर्डर का जब हम टाइम रेस्पॉन्स कैलकुलेट करते हैं तो उसका डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो जो आप कन्वेंशनली करते आ रहे हैं, जो आपने लाप्लास में किया है, अगर आपको बेसिक ऑफ लाप्लास क्लियर है, बिल्कुल बेसिक ऑफ लाप्लास, तो इसको करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको महसूस होगी कि ज्यादा है, बट एज सच कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइम रेस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो हमारा जो कंटेंट रहने वाला है आज का, देखिए इसमें टाइम रेस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ये चीज, ठीक है। टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। तो स्पेसिफिकेशन में तो आपकी चीजें आएंगी जैसे पीक ओवरशूट, पीक टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, ये सब चीजें आती है। तो ये सब चीजें तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि यही अपने आप में काफी बड़ा लेक्चर है और इसको हमें स्टेप इनपुट के लिए ही सॉल्व करना है। तो इसमें क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेशन बहुत बड़ा है, अगर हम अदर इनपुट के लिए सॉल्व करेंगे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको याद करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो आपका आता है यूनिट स्टेप के लिए आता है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। और ये सेकेंड ऑर्डर का जो रेस्पॉन्स है, ये लगभग आपके हर एग्जाम में पूछा भी गया है, ये आपके हर एग्जाम में पूछा भी गया है ना। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह का हमें सेकंड ऑर्डर का सिस्टम बनाना है। और सेकंड ऑर्डर सिस्टम में इधर से आपका इनपुट होगा RS, इधर हमारा आउटपुट होगा DS। यूनिटी फीडबैक सिस्टम है हमारा, तो HS इक्वल टू 1 रहेगा। और जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा वो होगा ओमेगा n स्क्वायर अपॉन S इंटू S प्लस 2 जीटा ओमेगा n। ठीक है, S इंटू S प्लस 2 जीटा ओमेगा n। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज नथिंग बट, जब आप चेक करेंगे उसके नीचे वाली टर्म को, तो आप देखेंगे उसमें सेकंड ऑर्डर S के सेकंड ऑर्डर यानी कि S स्क्वायर की टर्म्स बन रही होंगी, तो इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम बोल देते हैं। अब दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, और हमें पता है कि फॉर ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम GS इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा n स्क्वायर अपॉन S इंटू S प्लस 2 जीटा ओमेगा n। ठीक है, वेयर जीटा क्या है यहाँ पर हमारा बेटा, यहाँ पर ओमेगा n तो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और जीटा जो है ये हमारे पास डैम्पिंग फैक्टर है, डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो भी बोल देते हैं। ये डैम्पिंग जो है ना, यही पूरे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है कि आपका सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, स्टेबल होगा, किस तरह से स्टेबल होगा, तब क्या सिचुएशन आ रही होगी कि सिस्टम का रेस्पॉन्स फास्ट है, सिस्टम का रेस्पॉन्स स्लो है। ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डैम्पिंग ही तो बताएगी कि सिस्टम में जो ऑक्सीलेशंस आ रहे हैं वो कैसे डैम्प हो रहे हैं, उनके डैम्प होने का प्रोसीजर क्या है, उनका रूल क्या है, कि वो स्लगिश है या फिर आपका बहुत फास्ट रेस्पॉन्स आ रहा है। जैसा भी रेस्पॉन्स है वो आपका डैम्पिंग फैक्टर ही डिफाइन करेगा। तो ये डैम्पिंग फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। ओमेगा एन आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो भी नेचुरली आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा एन। और इसी के बाद एक टर्म और आएगी आपकी आगे जाके, मैं अभी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। तो 3 टर्म आपको सुनने को मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे जीएस हमारे पास ये है, तो एच एस इक्वल टू कितना है, 1 है। तो ट्रांसफर फंक्शन कितना होता है, सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जी एस कितना है हमारे पास, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन इंटू प्लस 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन प्लस जी एस इंटू एच एस। तो एच एस तो 1 है, तो केवल ये जी एस एच एस आ जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूं, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम यही आ जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा और इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास सिंपल ये टर्म आ जाएगी, डी एस अपॉन आर एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ये वाला ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ट्रांसफर फंक्शन, या ये पूरे सिस्टम का, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ गया। यहाँ पे हमारी सेकंड ऑर्डर की टर्म आ रही है, इट मींस ये एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमारे पास हमें मिल गया। अब हमें इसका रेस्पॉन्स निकालना है, इट मींस हमें सीटी निकालना है, टाइम रेस्पॉन्स निकालना है, मतलब सीटी निकालना है, इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, लाप्लास इनवर्स करके। अब लाप्लास इनवर्स कैसे निकालना है वही हमें देखना है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें देता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितनी होगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। दिस इज माय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी कई जगह काम आएगी, बाद में भी हम इसको यूज में लाएंगे। इसको मैंने इसलिए अलग से आपको नोट करा दिया, हालांकि अभी इस डेरिवेशन में आपको इसका कोई खास यूज नहीं आएगा, लेकिन इसका आगे जाके यूज आएगा, तो इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया। अच्छा, अब फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 1 अपॉन एस। यूनिट स्टेप के लिए आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एस यूनिट स्टेप के लिए। लास्ट उसमें भी करा था हमने फर्स्ट ऑर्डर में। तो सी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाली टर्म इंटू आर एस, यानी कि अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, सी एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इस वाली टर्म को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूं तो कैसे लिख सकता हूं, वो भी देखना है आपको। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूं, सपोज इस वाली टर्म को देखना है हमें। मैं इसको बनाता हूं ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर। मुझे ये वाली टर्म नीचे बनानी है, क्यों बनानी है वो भी समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हमारा डेरिवेशन आगे प्रोसेस होगा। मुझे ये वाली टर्म बनानी है। अब मेरे पास ये वाली टर्म है, देखो अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूं तो कितना बनेगा, एस स्क्वायर प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस। अब यहां देखिए हमारे पास था क्या, एस स्क्वायर था, एस स्क्वायर है, 2 जीटा ओमेगा एन एस था, ये भी है, ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर नहीं था लेकिन वो यहां पर है। तो पहले तो मैं इसको माइनस कर दूं, ठीक है, इसको मैंने माइनस कर दिया। अब मेरे पास केवल ये दो टर्म बची। ठीक है, इसको माइनस करते ही एक ये और एक ये दो टर्म बची जो कि यहाँ पर है। और ये ओमेगा एन स्क्वायर भी तो था पहले से, तो इसको भी तो लिखना पड़ेगा। तो प्लस ओमेगा एन स्क्वायर को मैं यहाँ पर लिख देता हूं। अब यानी कि इस ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू देखें तो वो सेम है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जब मैंने इस होल स्क्वायर की टर्म बनाई तो उसमें से मुझे ये टर्म को हटाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये पूरी चीज इतनी वाली, इसको तो मैंने लिख दिया एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और जो उधर वाली टर्म आई उसमें से हमने ओमेगा एन स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ओमेगा एन स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस जीटा स्क्वायर।
तो ये टर्म बन गई ना। इसी टर्म को मैंने क्या किया, ये हमारा रफ काम है तो मैं इसको लिख भी देता हूं कि ये भैया ये हमारा रफ, ठीक है। ये आपको केवल समझाने के लिए किया है, एज सच इसमें मैंने और कोई कलाकारी नहीं की है। तो जब मैंने ये चीज लिखी तो प्लस ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी टर्म को मैं क्या मान लेता हूं, इस पूरी टर्म को मैं मान लेता हूं ओमेगा टी स्क्वायर। तो मेरा जो फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, सी एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एच प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा टी स्क्वायर। ओमेगा डी क्या है हमारे पास, वो मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिया, दिस इज दी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। और इस डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी को हमने लिखा क्या है कि ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर रूट कर दो तो ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज दी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गया आपके पास सी एस। ये आपका अभी तक हमारा टाइम रेस्पॉन्स नहीं आया, अभी तो हमारा केवल वही चल रहा है जो पहले चल रहा था, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सीटी निकालना है। तो सीटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हमें इनवर्स लाप्लास लेना पड़ेगा। और इनवर्स लाप्लास लेने का एक ही तरीका है कि हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दें। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। लाप्लास लेने का एक ही तरीका है कि हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दें। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमारे पास आया था सी एस इक्वल टू कितना था, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमें, ए और बी के लिए कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा, ए इंटू एस प्लस थीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर इक्वल सॉरी प्लस बी इंटू एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर। अब यहाँ पर पुट एस इक्वल टू 0, अगर एस को 0 रखता हूं तो ये वाली टर्म मेरी 0 हो जाएगी बी एस। तो ए इंटू जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर। तो ए इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, इसको पूरे को अगर हम सॉल्व करने शुरू कर दें तो ये हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन ये पूरी टर्म इसके डिनोमिनेट इसमें, अच्छा ए की मल्टीप्लाई पूरे में होगी बेटा यहाँ पर, ठीक है। ए की मल्टीप्लाई पूरे में है तो इसलिए डिनोमिनेटर में जाएगा। तो जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा डी स्क्वायर हमने क्या माना था, ओमेगा डी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, अभी हमने एज्यूम की थी ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर जीटा स्क्वायर। देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, बचा ओमेगा एन स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, ए इक्वल टू 1। तो हमारे पास ए इक्वल टू कितना आ जाता है, सिंपली 1। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली आपने इस तरह से, ए इक्वल टू कितना आ गया 1। अब हमें बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। पुट, अब की बार ये वाली जो टर्म है इसको 0 रख दे तो ए 0 हो जाएगा तो हमारा बी कैलकुलेट हो जाएगा। तो पुट एस प्लस थीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर
प्लस ओमेगा डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं इस टर्म को, इस वाली टर्म को पूरी को 0 रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, बी में कैलकुलेट कर सकता हूँ। भाई ऐसे तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, जो पार्शियल फ्रैक्शन करने का बेसिक तरीका वही फॉलो कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एस प्लस जीटा। थोड़ी कैलकुलेशन आपको ज्यादा महसूस होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज होगी नहीं, माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, ठीक है, या एस प्लस जीटा ओमेगा एन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास जे ओमेगा डी, ठीक है, क्योंकि -1 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो वो जे आ जाएगा। भाई दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, जब -1 का स्क्वायर रूट करोगे तो वो कितना आता है, जे आता है, एक इमेजिनरी आयोटा ऑपरेटर आ जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, जे ओमेगा डी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम कई जगह यूज करेंगे, तो मैं इसको भी डब्बे में बंद कर लेता हूँ, ठीक, क्योंकि इसका यूज भी हम कई जगह पर करने वाले हैं, इसका यूज भी हम कई जगह पर करेंगे, तो इसलिए हमें इसको भी, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना है भैया, अब हमें एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा जे ओमेगा डी माइनस बीटा ओमेगा एन, ये वैल्यू रखनी है। और ये वैल्यू रखनी कहाँ है, ये वैल्यू हमें उठा के एस की वैल्यू को यहाँ पे पुट, ये तो 0 हो जाएगा, बी में रखना है, तो ये हो जाएगा बी इंटू जे ओमेगा डी माइनस जीटा ओमेगा एन इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है, या बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन जे ओमेगा डी माइनस जीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, इस तरह से हमारे पास बी निकल के आ जाएगा। अब इस बी को भी हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे कर लेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई क्या होगी, जे ओमेगा डी प्लस जीटा ओमेगा एन अपॉन जे ओमेगा डी प्लस जीटा ओमेगा एन, कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर, यानी कि माइनस ओमेगा डी स्क्वायर आ जाएगा, जे स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा डी स्क्वायर माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर इंटू जे ओमेगा डी प्लस जीटा ओमेगा, ठीक है जी। अच्छा, अभी हम देखें तो ये हमने एक टर्म निकाली थी, कहाँ गई, ओमेगा डी की वैल्यू अगर हम रख दें, ओमेगा डी स्क्वायर माइनस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर, कहाँ गया, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर जीटा स्क्वायर, तो ये वाले टर्म को हमने क्या मान लिया था, ओमेगा डी स्क्वायर। या यहाँ पे भी अगर आप करना चाहो तो ये चीज क्या हो जाएगी, सॉल्व कर लीजिए बी को फर्दर, तो ये बचेगा ओमेगा एन स्क्वायर जे ओमेगा डी प्लस जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ओमेगा डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओमेगा माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर जीटा स्क्वायर, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ऐसे रहने दो, माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर। देखो ओमेगा एन स्क्वायर से तो ये चीज कैंसिल हो गई, अब बचा यहाँ ओमेगा एन स्क्वायर, इससे ये ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के बी की वैल्यू बचेगी क्या, ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, माइनस जे ओमेगा डी माइनस जीटा ओमेगा एन, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। इस तरह से हम बी निकाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें फंक्शन बनाना है बी के लिए, तो हम एस की टर्म्स में इसको निकाल सकते हैं। तो क्या कर ले इसको, जे ओमेगा डी अभी हमने निकाला हुआ है कितना, इसको इमेजिनरी टर्म्स को हटा देंगे, एस प्लस जीटा ओमेगा एन। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन नंबर 3 बोल दो,
यहाँ से जे ओमेगा डी की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रख दो, कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू एस प्लस जीटा ओमेगा एन, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में था तो माइनस और माइनस जीटा ओमेगा एन, तो बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस एस और माइनस टू जीटा ओमेगा एन। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। तो ए भी हमारे पास निकल के आ गया, बी भी हमारे पास निकल के आ गया। अब हम उठा के ए और बी की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, राइट। तो इन इक्वेशन 1, यहाँ इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको 2, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 2 तो हमारे पास आ जाएगा ds इक्वल टू a अपॉन s, a की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 1, तो 1 अपॉन s। अच्छा b में दोनों में माइनस आ रहा है तो मैं बीच में माइनस लगा देता हूँ, इसको प्लस कर, तो b की वैल्यू हो जाएगी s प्लस 2 जीटा ओमेगा n अपॉन प्लस जीटा ओमेगा n का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इतना होने के बाद अब आप क्या करिए, इसको फर्दर सॉल्व करें, ठीक। cs को ही हमें सॉल्व करना है, तो cs इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1 अपॉन एस तो एज इट इज रहेगा, तो 1 अपॉन एस माइनस, अब अगर आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 जीटा ओमेगा एन है, इसको जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन 2 बार काउंट कर लीजिए। क्यों करेंगे, क्योंकि आप देखो नीचे भी तो ये टर्म बन रही है, तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा अगर आपको ध्यान हो। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एस प्लस जीटा ओमेगा एन, 2 की जगह हमने केवल इसमें से एक वैल्यू ली है जीटा ओमेगा एन अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा टी स्क्वायर, प्लस एक जीटा एन हमने बाहर निकाल लिया था, उसको भी कर देते हैं प्लस जीटा ओमेगा एन अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा टी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये आपकी टर्म आ गई। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दोनों टर्म है, ये एक हमारी कॉस के लिए बन जा रहा है, ठीक है, और एक हमारा साइन के लिए बन जा रहा है। एस कॉस के लिए क्या होता था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ऊपर एस है, नीचे एस स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, और साइन में क्या होता था, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊपर ए नहीं है, यानी कि अगर मुझे यहाँ पर ए बनाना है तो ओमेगा डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ए बनाने के लिए ऊपर भी ओमेगा डी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी ओमेगा डी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा कि मेरी जो ये वाली टर्म है, जो ये इतना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा साइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी, और ये तो पूरा कॉस को रिप्रेजेंट कर ही रहा है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नाउ एक इनवर्स लाप्लास, इनवर्स लाप्लास, ठीक है। तो सी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन एस का तो हो जाएगा सिंपली 1 माइनस, अब यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है और कोसाइन का तो है ही, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 माइनस ई की पावर माइनस 80, क्योंकि प्लस है, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी इंटू ये हो जाएगा कॉस का कॉस 80, ए की वैल्यू कितनी है ये, दिस इज माई ए, तो कॉस 80 मतलब ओमेगा डी इंटू टी, तो ये पूरे का हो गया, ठीक। अब इसको देख लीजिए प्लस थीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा डी, भाई यहां से ये चीज एक्स्ट्रा है, यहां से ये एक्स्ट्रा, इसको पहले लिख लिया, और ये पूरा फंक्शन किसका बन गया, साइन का बन गया, लेकिन इसमें भी शिफ्टिंग हो रही है, तो ई की पावर माइनस थीटा ओमेगा एन इंटू टी साइन ओमेगा डी इंटू टी, ये हमारा हो गया पूरे का
लाप्लास। इसमें ये चीज कॉमन आ जाएगी, इसको हम कॉमन लेके बाहर रख देंगे, ठीक। और इसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। dt 1 माइनस e की पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी कॉस ओमेगा डी टी प्लस जीटा ओमेगा n अपॉन ओमेगा डी की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, देखो ओमेगा डी की वैल्यू लिखी थी ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी इंटू टी। ओमेगा एन से ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये बच के आएगा फाइनल। तो सी टी इक्वल टू, अब कोई बच्चा अगर यहां तक भी करके आ जाता है ना तो भी कोई बुराई नहीं है, आंसर उसको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, नंबर उसको पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसके आगे भी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, इसके आगे अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या कर सकते हैं आप, और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सी टी इक्वल टू, एक काम करो इसको भी बाहर ले जाओ, 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट में, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू कहां से आ गया अभी, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर कॉस ओमेगा डी इंटू टी प्लस जीटा साइन ओमेगा डी इंटू टी। लेट, इसको साइन ए कॉस बी साइन कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला बनाओ, तो इसको साइन फाइव मान लो, इसको कॉस, इसको साइन फाइव मान लो, कॉस फाइव मान लो। तो लेट अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू साइन फाइव एंड इसको साइन फाइव ले लिया, थीटा को हमने ले लिया कॉस फाइव, ठीक है। तो टेन फाइव हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि फाइव अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो सी टी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर कॉस ओमेगा डी टी इंटू, ये साइन फाइव ले लिया हमने, साइन फाइव प्लस कॉस फाइव साइन ओमेगा डी टी। भैया ये क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का बन गया साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी आ जाएगा। तो सी टी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस सी टी इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस जे क्यों जीटा ओमेगा एन इंटू टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ठीक है जी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इतना, इसको चाहो तो यही, दिस इज द फाइनल रेस्पॉन्स, ठीक है, ऑफ ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम का फाइनल रेस्पॉन्स है, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 या कुछ भी लिख दो, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और इसके अलावा आपको स्टेडी स्टेट एरर निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर कितनी होगी, ईटी इक्वल टू आर टी माइनस सी टी, आर टी माइनस सी टी। अब आर टी कितना यूनिट रेस्पॉन्स है, तो आर टी इक्वल टू 1 हो जाएगा यूनिट स्टेप के लिए, तो आर टी माइनस सी टी 1 को माइनस कर दो, 1 माइनस करोगे तो केवल ये वाली टर्म बचेगी, कितनी, ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा डी टी प्लस 5। और अगर हम ESS निकालेंगे, स्टेडी स्टेट एरर, दैट लिमिट t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, CT का इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इंफिनिटी पुट करोगे तो सारी वैल्यू 1 हो जाएंगी, ये आ जाएगा फाइनल आंसर मेरा 1। तो ET इक्वल टू मेरा 1 आ जाएगा। इसका मतलब सिस्टम में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। दिस इज माई स्टेडी स्टेट एरर। 2 लाइन थी बेटा, नए पेज पे इसलिए लिखी, अदरवाइज बिना वजह ये एक्सप्रेशन आपका नए पेज पे जाएगा। आई थिंक ये डेरिवेशन लेंथी जरूर है, बट इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो चीज इलॉजिकल हो या जिस चीज के पीछे मतलब बिना वजह हम लोग कर रहे हो और इसको रटना पड़े। अगर आप इसको 1 या 2 बार प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, बट आप इसको कर सकते हो और ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये डेरिवेशन 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, पिछले 3-4 साल में लगभग 2 या 3 बार तो आ चुका है। इट मीन्स ऐसा ही हुआ है कि 3 एग्जाम हो रहे हैं तो एक ही बार नहीं आया, 2 बार आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन प्रैक्टिस करके जाना। डेरिवेशन अगर आता है ना तो डेरिवेशन से अच्छी कोई चीज नहीं होती। कंट्रोल में सारा न्यूमेरिकल पेपर है, कुछ डेरिवेशन है जो आते हैं, तो इनमें से ये एक डेरिवेशन है, तो आप इसको तैयार करके जाना, राइट। तो इसको हम लोग तैयार कर लेंगे। अब ये अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कंडीशन आती है हमारी अलग अलग कि जीटा पे हमारे सिस्टम का रेस्पॉन्स कैसे डिपेंड करता है, कैसा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, इसको अगर हम ड्रॉ करने जाएंगे तो वो कैसी रेस्पॉन्स होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो पहले तो मैं इस पेज को हटा देता हूँ यहाँ से, ये एक्स्ट्रा है, इसकी जरूरत मुझे अभी नहीं है, ठीक, राइट। 2 पेज में मेरा काम हो गया। अब मैं पहले बात कर लेता हूँ डैम्पिंग फैक्टर की। तो देखिए डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, अभी भी मैंने बताया था आपको। ये बताता है कि किसी सिस्टम का रेस्पॉन्स कितनी रैपिडली डिके कर रहा है या बढ़ रहा है या घट रहा है, उसकी नेचर को ये डिफाइन करता है। तो कितनी तेजी से वो डिके कर रहा है। डैम्प का मतलब ये कि ऑक्सीलेशंस को दबाना, कि जो सिस्टम में डिस्टरबेंस आ रहे हैं वो कितनी जल्दी एंड होते हैं, कितनी जल्दी वो चीज खत्म होती है। उसी सिस्टम की स्टेबिलिटी को भी हम डिफाइन करते हैं, रिलेट करते हैं। तो सारी चीजें आपकी डैम्पिंग फैक्टर पे डिपेंड करेंगी। इसको हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर जीटा से, जो मैं बनाता आ रहा हूँ पहले डेरिवेशन से। डायमेंशनलेस पैरामीटर है दैट डिस्क्राइब हाउ ऑक्सीलेशन इन द सिस्टम डिके आफ्टर ए डिस्टरबेंस। एक डिस्टरबेंस आया, ऑक्सीलेशंस आए, तो वो कितनी जल्दी आपके डिके हो रहे हैं वो बताता है हमारा जीटा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सिस्टम्स एक्चुअल डैम्पिंग टू इज क्रिटिकल डैम्पिंग एंड कैटेगराइज द सिस्टम रेस्पॉन्स इनटू 4 टाइप। 4 टाइप में 4 कंडीशन यहां से निकालेंगे हम। क्या क्या? अगर जीटा की वैल्यू 0 रख दें, अगर हम जीटा की वैल्यू को 0 रख दें तो हम कहेंगे कि सिस्टम में जो ऑक्सीलेशंस है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलते चले जाएंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे, जिसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। डैम्प हुए ही नहीं, वो ऑक्सीलेशंस चलते चले आ रहे हैं। अनडैम्प्ड का मतलब डैम्प नहीं हुए, डैम्प का मतलब खत्म नहीं हुए, वो ऑक्सीलेशंस चलते चले जा रहे हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरा होता है अंडर डैम्प्ड, जब जीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है। तो 0 और 1 के बीच में अगर है तो सिस्टम ऑक्सीलेट विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड बिफोर सेटलिंग टू इट्स इक्विलिब्रियम, यानी कि धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी इक्विलिब्रियम तक, और एक बार थोड़ी देर बाद जाके वो सेटल हो जाएगी। तो ये कहलाएगा हमारा अंडर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। फिर आता है क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड का मतलब यह है कि द सिस्टम रिटर्न्स टू इट इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। मतलब जितना मिनिमम टाइम में आपके ऑक्सीलेशंस हो सकता है दिखाई भी ना दे, सीधे आपका रेस्पॉन्स ऐसे जाए और सेटल हो जाए। तो मिनिमम टाइम में जब वो सेटल होता है तो वो कब होता है? जब जीटा की वैल्यू को हम 1 रखते हैं और उसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प। मतलब उसमें डैम्पिंग होने नहीं दे रहा, वो ऑक्सीलेशंस होने ही नहीं दे रहा, सीधे आपकी चीजें जाके सेटल हो जा रही है। फिर आता है ओवर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। द सिस्टम रिटर्न टू इक्विलिब्रियम स्लोली एंड विदाउट ऑक्सीलेशन। सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम तक आता है, धीरे धीरे आता है, लेकिन विदाउट ऑक्सीलेशन आता है। तो दिस इज दी 4 टाइप ऑफ केसेस जो हमारे पॉसिबल है डैम्पिंग फैक्टर के साथ में, राइट। तो इसकी हम बात करेंगे। अब अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। एक तो जो हमारा सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी हमारे पास एच स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं और इसके रूट निकालूं तो इसके रूट कितने हो जाएंगे? माइनस बी कितना है? ये मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बी मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे? एक सेकंड,
ठीक है, तो -2 जीटा ओमेगा n माइनस बी प्लस माइनस √p² यानी कि इसका स्क्वायर कर दो 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर -4ac, 4 a की वैल्यू 1, e की वैल्यू हमारी ओमेगा n स्क्वायर। ठीक है, तो अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। अब हमारे पास आ जाएगा S12 इक्वल टू -2 जीटा ओमेगा n प्लस -4 जीटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 जीटा स्क्वायर अंडर रूट 2 जीटा स्क्वायर 2 ओमेगा n बाहर आ जाएगा, जीटा नहीं आएगा, जीटा इधर नहीं है ना, तो ये आ जाएगा जीटा स्क्वायर -1 अपॉन 2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा S12 इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा n प्लस माइनस, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा ओमेगा n, और हमें पता है कि ओमेगा n इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है ओमेगा डी स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा डी होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्लस माइनस ओमेगा n इंटू जे से, अगर इसमें से 1 को कॉमन ले लूं -1 को, तो ये आ जाएगा j अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो अगर यहां से -1 को कॉमन लेके, तो अब रूट -1 कितना हो जाता है j, तो ये टर्म बन जाएगी 1 माइनस जीटा स्क्वायर। -1 को मैं रूट से बाहर ले आया तो वो j बन जाएगा, तो S12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा n प्लस माइनस j ओमेगा n इंटू ये कितना हो जाएगा j ओमेगा d। ये पूरी टर्म हो जाएगी, मेरे दो रूट जो आ गए वो ये रूट आ जाएंगे, तो इन रूट को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम अपना रेस्पॉन्स निकालते हुए चलेंगे, जैसे जब का केस ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसका केस हमारा सबसे पहले आ जाता है। केस 1 अंडर व्हेन जीटा की वैल्यू अंडर डैम्प्ड, जब हमारी जीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है बट 0 से बड़ी होती है। ठीक है, तो अभी जो हमने इक्वेशन निकाली थी, क्या इक्वेशन निकाली थी हमने अभी, ct इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। ये तो हमने इक्वेशन निकाली थी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जीटा की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी डिके दिखाएगा, यानी कि यहाँ जो हमारा स्लोप आएगा, या यहाँ से भी अगर हम देखना चाहें तो जीटा की वैल्यू 1 से छोटी रहोगे तो भी हमारा जो स्लोप है ये किस तरह का आएगा, जो रूट्स हैं, दोनों तरीके से देख सकते हो, जो रूट्स हैं ये दोनों रूट वो हमारे -a प्लस -b की फॉर्म में आएंगे, प्लस माइनस ab। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट है बेटा, और कॉम्प्लेक्स रूट जब भी होते हैं सिस्टम हमारा स्टेबल होता है। सिस्टम स्टेबल का मतलब ये है कि डिस्टरबेंस आएंगे लेकिन मेरा आउटपुट जो है वो सेटल हो जाएगा, आउटपुट मेरा सेटल हो जाएगा। और किस रेट से सेटल होगा, e की पावर माइनस जीटा ओमेगा। जीटा ओमेगा क्या है, मेरा टाइम कांस्टेंट। ये क्या है, मेरा टाइम कांस्टेंट, यानी कि जो मेरे जब मैं इनके पोल ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर मेरा -a मेरा क्या आ जाएगा, और प्लस माइनस b, तो ये मेरे पोल आएंगे। दिस इज माय पोल्स जो कि साथ में लाई कर रहे हैं। इट मींस मेरा जो सिस्टम है वो स्टेबल है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो इसका रेस्पॉन्स होगा ना बेटा, वो रेस्पॉन्स भी आपका कुछ इस तरह का होगा। इसका रेस्पॉन्स एक्सपोनेंशियली डिके होगा, तो एक एनवलप बन जाएगा इस तरह का। एक्सपोनेंशियली डिके होगा लेकिन उसका एक एनवलप बन जाएगा इस तरह का। और रेस्पॉन्स में मेरे ऑक्सीलेशंस तो आएंगे, लेकिन ऑक्सीलेशंस मेरे इस तरह से इस एनवलप के साथ साथ आप देखिए डिके हो रहा है, और थोड़ी देर बाद के बाद ये जाके, तो दिस इज माय सीटी,
दिस इज टाइम टी, और ये मेरा जो आउटपुट है वो टाइम के साथ थोड़ी देर बाद जाके सेटल हो जा रहा है। तो ये मेरा रेस्पॉन्स कब आ रहा है, जब जीटा की वैल्यू 1 से छोटी है बट 0 से बड़ी है। तो इस तरह से हम इसको रूट की हेल्प से भी समझ सकते हैं, इस इक्वेशन की हेल्प से भी समझ सकते हैं, दोनों तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारा पोल जीरो प्लॉट है, ये क्या हमारा पोल जीरो प्लॉट है, ठीक है, इस चीज के लिए। अब हम इसके बाकी के भी देख लेते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो रूट हमारे आए हैं, ठीक है, चाहो तो मैं रूट को एक कॉमन में लिख ही लेता हूँ कोने में कहीं पे, इसके आगे भी लिख लेता हूँ, S12 इक्वल टू बीटा ओमेगा n प्लस माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है, यही थे ना, देख लो, ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे लिख भी ली माइनस में, ये हमारे रूट्स हैं। अब हम बाकी की कंडीशंस को देखते हैं, बाकी की कंडीशन को एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं हम इफ केस टू, केस टू क्या है, इफ जीटा इक्वल टू 0, अगर जीटा हमारा 0 है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये बाद में लिखते हैं, पहले नाम लिख लेते हैं, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन, इसको हम लिख लेते हैं अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन, या इसको कब आएगा ये, जब जीटा इक्वल टू 0 होगा। अब अगर जीटा को मैंने 0 रख दिया तो देखिए मेरे जो रूट्स हैं, जो मेरे रूट्स हैं वो कितना आएंगे, S12 इक्वल टू आ जाएगा ये वाली टर्म 0 प्लस माइनस जे ओमेगा टी, यानी कि मेरे रूट्स बिल्कुल इस पे हैं, कहा एकदम, ये पोल जीरो प्लॉट बना रहे हैं हम, ठीक है, तो एक प्लस जे ओमेगा डी और एक माइनस जे ओमेगा डी, यानी कि एक तो मार्जिन पे है, इमेजिनरी है और मार्जिन पे है, थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस होगा तो इधर भी जा सकते हैं इधर भी, तो ये क्रिटिकली स्टेबल क्या है, मार्जिनली स्टेबल कहलाता है। ये सिस्टम कैसा कहलाता है हमारा, मार्जिनली स्टेबल है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि ये मार्जिनली स्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है। तो जो इसको दिखाना चाहता है वो ऐसे भी दिखा सकता है। अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशंस को अगर हम दिखाएंगे तो वो ऑक्सीलेशंस कैसे होंगे, वो भी आप देखिए, वो ऑक्सीलेशंस कुछ इस तरह के होंगे। तो सबका मैग्नीट्यूड सेम है, ना तो ये घट रहा है ना ये बढ़ रहा है, ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता चला जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशंस बोलते हैं। अब चाहो तो आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इक्वेशन की फॉर्म से करना चाहते हो तो हमारे पास CS इक्वल टू था ऑल्सो, अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहते हो तो ऐसे भी लिखा सकते हो, also CS equal to omega n square upon to s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square। तो जीटा वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, s स्क्वायर प्लस ओमेगा n स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बता रहा हूँ, सीधे कर दे रहा हूँ। तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन s माइनस s अपॉन स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा। अब इसका CT निकाल लेंगे तो CT इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा एन इंटू टी, ठीक है। आप बना के देख लीजिए। ये सॉरी रेस्पॉन्स भी थोड़ा सा गड़बड़ आ गया मेरा, अभी मैं रेस्पॉन्स ठीक कर देता हूँ। ये कॉस में आएगी वेवफॉर्म, ये वेवफॉर्म हमारी कॉस में बनेगी बेटा, साइन में बना दी थी मैंने, ये कॉस में बनेगी। हमारा आंसर कॉस में आ रहा है ना, तो ये इस तरह से बनेगी, कोसाइन वेव होगी, ये कोसाइन वेव बनेगी इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जो रेस्पॉन्स आएगा ये अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशंस का आएगा। मैंने आपको रेस्पॉन्स से भी निकाल के बताया, मैंने आपको रूट्स की हेल्प से भी बताया। तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। हालांकि एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो डेरिवेशन के साथ करेंगे और वो ऑलरेडी काफी बड़ा डेरिवेशन है।
तो इसलिए हो सकता है यही रीजन हो कि आपसे ये ऑक्सीलेशंस वाले केस नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर पूछे जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा रूट्स की हेल्प से बता दीजिए और डायग्राम उसके बना दीजिए, मेरे ख्याल से वो भी सफिशिएंट हो जाएगा और आपका काम उसमें चल जाना चाहिए। बट डिपेंड करेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा क्या गया है। अगर ये इसको मेंशन करके पूछा गया है तो आप इसको थोड़ा सा, जितना मैं बता रहा हूँ इतनी डिटेल में तो आप इसको बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रिटिकली डैम्प्ड केस। नेक्स्ट केस 3 आ जाता है क्रिटिकली डैम्प्ड केस। क्रिटिकली डैम्प्ड केस, अगर ये क्रिटिकली डैम्प्ड है तो इसका मतलब जीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास। अगर जीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो भी हम इसको क्या लिखेंगे, रूट्स की हेल्प से निकाल लें। अगर मैं इसको रूट्स अगर मैं निकालना चाहूं तो, या अगर हम इसको वैसे भी सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी। ठीक है, तो यहाँ पे जब डैम्पिंग ही नहीं रहेगी तो ये बिना डैम्पिंग के सीधे सीधे सेटल हो जाएगा। तो स्टेबल तो होगा क्योंकि इसमें रियल रूट भी होंगे और इमेजनरी भी होंगे, तो ये सेटल तो होगा। लेकिन इसमें चूंकि डैम्पिंग कोफिशिएंट ही नहीं आ रहा है, डैम्पिंग ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम हमारा एकदम से सेटल हो जाएगा। राइट, चलिए तो रूट्स निकाल लेते हैं इसके। S12 इक्वल टू माइनस थीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी को मैं लिख सकता हूं ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें जीटा को 1 रख दूं तो S12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा एन प्लस माइनस, ये वाली टर्म देखो पूरी जीरो हो जाएगी, और अगर पूरी टर्म जीरो होगी तो यहाँ पर तो जीरो बचेगा, यानी कि S12 इक्वल टू कितना आया, माइनस ओमेगा एन। इट मींस रिपीटेड पोल आपको मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, रिपीटेड पोल मिल रहे हैं एस प्लेन पे। तो ये किधर की तरफ लाई कर रहा है बेटा, लेफ्ट की तरफ लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ही मेरे दो पोल मिल रहे हैं, मुझे एक ही जगह पे दो पोल मिल रहे हैं, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, रिपीटेड पोल कहता हूँ। और ये क्रिटिकली डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस है, यानी कि क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में जो ये आता है डैम्पिंग रेशियो, वो कितना आता है हमारा, माइनस ओमेगा एन। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो इसको कि भाई ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह से स्टेबल है, इसमें कोई डैम्पिंग नहीं होगी, और जो इसका रेस्पॉन्स आएगा ना, वो रेस्पॉन्स भी बिल्कुल इसी तरह से आएगा कि मान लीजिए ये आपकी स्टेबिलिटी की लिमिट है और आपका जो रेस्पॉन्स होगा ना वो इस तरह से बढ़ना शुरू होगा, इस तरह से बढ़ना शुरू होगा, और विदाउट ऑक्सीलेशन ये आगे जाके पहुंचेगा इस तरह से। ये विदाउट ऑक्सीलेशन एकदम से ही स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचेगा, सीटी। और ये वैल्यू कब आ रही है बेटा हमारी, जब जीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 है, जब जीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 है। और अगर आप इसको वैसे सॉल्व करना चाहते हो अदर तरीके से, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो वो भी देख लो। अभी हमने निकाला था टीटी की वैल्यू, तो सी एस कितना आ जाएगा, सी एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, जीटा को 1 रख दीजिए, तो 2 ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन इंटू प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, सी एस इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा एन प्लस सी अपॉन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। अब देखो मैं एबीसी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल रहा हूं, इसको मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप एबीसी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमारा आ जाएगा C इक्वल टू, ए की वैल्यू 1 आती है 1 अपॉन एस, बी की वैल्यू -1 आती है, तो यहाँ लिख देंगे -1 अपॉन एस प्लस ओमेगा एन, और इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा एन आती है, जिसकी वजह से ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा एन अपॉन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। नाउ टी कितना आ जाएगा, टी विल भी हो जाएगा 1 अपॉन एस का हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस ए का हो जाएगा ई की पावर -80, यानी कि ओमेगा एन इंटू टी। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है तो ये आ जाएगा टी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ओमेगा एन इंटू टी
इंटू एस स्क्वायर का कितना आ जाएगा e की पावर माइनस ओमेगा एन टी, ठीक है, या सी टी इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी, और ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा एन इंटू 1 प्लस ओमेगा एन इंटू टी। तो ये हमारा फाइनल रेस्पॉन्स आ जाएगा जब हमारा सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। इसको भी आप ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल ऐसे आएगा, 1 माइनस हो रहा है तो 1 में से माइनस होके ये हमारा इतना आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल क्रिटिकली डैम्प्ड केस होगा, ठीक है। एक केस और है हमारा जिसको हम बोलते हैं ओवर डैम्प्ड केस। एक केस रह जाता है हमारा, कौन सा, ओवर डैम्प्ड। तो ओवर डैम्प्ड का केस भी देख लेते हैं और लेक्चर को एंड करते हैं। ओवर डैम्प्ड केस, ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड में क्या होगा, जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1। देखिए जब ग्रेटर देन 1 होगी ना तो S12 हमारे कितने हैं, अभी हमने निकाला था जीटा ओमेगा एन माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा टी। अब अगर ये 1 से बड़ा है ना तो ये वैल्यू एक तो मार्जिनली जो हमारा क्रिटिकली स्टेबल पे जो पॉइंट आया था उससे बड़ी आएगी, एक उससे छोटी आएगी। यानी कि जो हमारे रूट्स आएंगे ना, अगर मैं इसका एक कर्व बनाऊं, एक हम अगर कर्व बनाए, सपोज इस तरह से मैंने ले लिया और ये मैं बना रहा हूं, तो यहाँ पर मेरा सपोज क्रिटिकली स्टेबल था, तो एक मुझे यहाँ मिलेगा, एक मुझे यहाँ मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पर भी जीटा ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ पर भी जीटा ग्रेटर देन 1 होगा, और इस पॉइंट पे जीटा इक्वल टू 1 होगा। तो अगर मैं इसको बाकी के रूट्स भी प्लॉट करूँ ना तो बाकी के सारे रूट्स भी मेरे इस तरह से आ जाएंगे, ये सेमी सर्कल में बन जाता है, ये सब क्या बन जाता है, सेमी सर्कल में बन जाता है। बाकी रूट्स भी आप इसी पे प्लॉट कर सकते हो। तो क्रिटिकली डैम्प्ड में भी है तो ये स्टेबल ही, पूरी तरह से स्टेबल है, बट ये बहुत जल्दी स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है, या थोड़ा सा, सॉरी जल्दी नहीं, टाइम लेगा। तो यहाँ जो इसका रेस्पॉन्स आएगा वो रेस्पॉन्स कुछ इस तरह का होगा कि मैं इसका डेरिवेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ बेटा क्योंकि डेरिवेशन जो है इसका काफी लेंथी हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपको उसमें टाइम ज्यादा लगे। तो इस तरह से इसका रेस्पॉन्स आएगा, उसमें कंपेरेटिवली जल्दी हो जा रहा है क्रिटिकली स्टेबल, ठीक है। तो ये ct होगा, ये t होगा। आपको एग्जाम में आता है तो आपको केवल रेस्पॉन्स बनाने के लिए आता है, डेरिवेशन इसका नहीं पूछा जाता है, तो आप डेरिवेशन पे ना चक्कर में पड़े। बाकी तो मैंने बता ही दिए, इसका डेरिवेशन अकेले का थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो इसलिए उसमें मैं आपको नहीं उलझा रहा हूँ। आप इसको सिंपल रखिए, इतना ही आपको बनाना है, ठीक है। आप चाहो तो इसके जो सारे रेस्पॉन्स है उनको आप एक साथ बना सकते हो, उनका रेस्पॉन्स का आप एक ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, वो मैं आपको बना देता हूँ। अगर आप पूरे का एक साथ ग्राफ बनाना चाहते हो तो वो पूरे का रेस्पॉन्स हम बना देते हैं। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं, एक तो हम इसका बना देते हैं, एक इसका हम बनाते हैं, और एक केस में हमारा हो जाएगा, ठीक है, और एक केस में थोड़ा सा ऑक्सीलेशन हमारे और, ठीक है, लेकिन होंगे सारे स्टेबल ही इस तरह से। तो यहाँ जीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ जीटा की वैल्यू हमारी सपोज 0.6 ले लो, या जीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं 0.2। तो जितनी वैल्यू हमारी कम होती चली जाएगी ऑक्सीलेशंस उतने ही ज्यादा होते चले जाएंगे, और जीटा की वैल्यू जितनी आप बढ़ाते चले जाओगे उतने ही हमारे ऑक्सीलेशंस डैम्प होते चले जाएंगे। तो दिस इज दी नेचर ऑफ रेस्पॉन्स, जिसमें हम अगर जीटा की वैल्यू को वेरी कर रहे हैं तो किस तरह के रेस्पॉन्स हमें मिल रहे हैं। अल्टीमेटली स्टेबल हमारी हो जा रहे हैं, बस एक केस है जिसमें हमारा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे जो रेस्पॉन्स है वो हमने कवर कर लिए। बाकी सारे रेस्पॉन्स भी आप बना सकते हो, यहाँ पर आपका ये वाला रेस्पॉन्स आएगा, यहाँ पर ये वाला रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब जो बाकी की वैल्यू थी आपकी उसमें 2 रेस्पॉन्स आपने यहाँ लिए थे, 2 पोल आपके यहाँ आ गए थे, एक पोल आपका यहाँ और यहाँ आ गया था, ठीक है।
इस तरह से सारे पोल आपके इसी पे लाई कर जाते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, लाई कर जाएंगे, एक और दो, ठीक है, तो सारे पोल इस पे लाई कर जाते हैं। तो ये जो वेव फॉर्म मैंने आपको बनाई है तीनों चारों कांस्टेंट के साथ में, ये आप समझ ले। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, उसको कवर कर ले, वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो एग्जाम में आपका यहीं से पूछा जाता है, इस सेकंड ऑर्डर का जो पूरा रेस्पॉन्स मैंने आपको बताया है, ये जितना डेरिवेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आपकी मर्जी है, अगर आप डिफाइन करना चाहते हो और डिटेल में जाना चाहते हो, तो आप बता सकते हो कि जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है उसके साथ साथ कैसे वेरी कर रहा है, अंडर डैम्प्ड केस में क्या हो रहा है, क्रिटिकली डैम्प्ड केस में क्या हो रहा है, अनडैम्प्ड केस में क्या हो रहा है, ठीक है, ओवर डैम्प्ड केस में क्या हो रहा है। ये चारों के ग्राफ आप बना के आ जाओ, क्योंकि अगर आप डेरिवेशन करने पड़ गए तो आपका 1 घंटा इसी में निकल जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम से बाकी चीजें निकालना सीखेंगे, कैसे हम राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, ये सब चीजें निकालते हैं, वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।